हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आज की दुनिया पर। और दोस्तों, आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रीवियस से। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं आपसे यार आज की वीडियो की, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक क्लास 10th के लिए। तो ऐसे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं और कहीं ना कहीं वो क्लास 10th में है, तो उनकी भी दिली एक ख्वाहिश होगी कि कैसे भी करके भाई जो हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, जो हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, उनका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए। बिकॉज दोस्तों, हिस्ट्री में यूजुअली होता है, हम जब 9th-10th में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो उसी सीरीज़ में मैं आज का वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पर मेंशन है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये है हमारा चैप्टर का नाम। इसके अलावा ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। फिर भी अगर आपका डाउट है तो आप सिंपल कमेंट कर सकते हैं। मैं फिर से आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। तो बात करते हैं साथियों, यहाँ से हम सेकंड हेडिंग की। हमारी सेकंड हेडिंग है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है यार कि चैप्टर का नाम ही क्या है, नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ से मेकिंग के बारे में समझना पड़ेगा कि मेकिंग कैसे हुई, किस तरह की प्रोसेस हुई, किस तरह की हम बोल सकते इवेंट्स हुए जिसकी वजह से पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि अगर आप देखते हैं पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप कौन से टाइम पीरियड का, 18th सेंचुरी का, तो आप ये पता करेंगे कि यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। इट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि 1700 के अराउंड, 1700 से 1799 और इवन हम लोग बोल सकते हैं 1800 तक यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। तो फिर था क्या? था दोस्तों एम्पायर्स, यानी कि जो आप आज सुनते हैं जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, इंग्लैंड। दोस्तों, ये सारे के सारे एक टाइम पर क्या थे? एम्पायर्स थे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दे डिवाइडेड इनटू किंगडम्स। कैंटन्स और इनके रूलर्स होते थे, वो लोग ऑटोनोमस टेरिटरीज़ को कंट्रोल करते थे। दोस्तों, यहाँ से आपको दिया हुआ है कि यूरोप में किस तरह की बेसिकली ज्योग्राफी थी। ज्योग्राफी इन द सेंस कि आप लोग जानते हैं कि यूरोप एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। और दोस्तों, कहीं ना कहीं बड़े कॉन्टिनेंट होते हैं तो हम उसको डायरेक्शन के बेसिस पर समझ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप की हम लोग बात करें, तो ये जो एरियाज़ हैं, यहाँ पर जो मोनार्कीज रूल करती थी, मतलब जो किंग्स रूल करते थे बेसिकली, वो लोग डाइवर्स पीपल्स को रूल करते थे। तो सीधी सी बात है यार कि जब भाई अलग अलग लोग होते हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी एम्पायर के अंदर, किसी भी किंगडम के ऊपर, तो ऑब्वियसली दोस्तों उन लोगों की डिफरेंट डिफरेंट डिमांड्स होती हैं अपनी गवर्नमेंट से, यानी कि रूलर से। तो आप देख सकते हैं कि भाई ये लोगों की जो कलेक्टिव आइडेंटिटी है वो नहीं थी। क्यों? क्योंकि सबका कल्चर क्या था? डिफरेंट डिफरेंट था। उस बेसिस पर ये लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे, डिफरेंट इतने ग्रुप्स को बिलोंग करते थे। अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों ईस्टर्न सेंट्रल यूरोप की, कौन सा एम्पायर रूल करता था इस पूरे एरिया पर, तो उस एम्पायर का नाम है हैब्सबर्ग एम्पायर, या आप बोल सकते हो इसके लिए ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर। ऐसे ही दोस्तों, अगर हम बात करें कुछ और बातों की इस टॉपिक में, इस हेडिंग में, तो आप देख सकते हैं ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर इतना बड़ा एम्पायर था कि जो कंट्रीज़ आप यहाँ पर देख रहे हैं, टायरोल, ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा भूमिया, यहाँ पूरे एरियाज में इस एम्पायर का कंट्रोल था। तो मैं सिंपल सी बात आपको बता रहा हूँ कि पूरा जो चैप्टर है हमारा वो बेस्ड केवल दो ही बातों पर है कि एक, आपको ये समझना है कि यूरोप में नेशन स्टेट नहीं थे बल्कि एम्पायर्स थे। ओके, चाहे वो जर्मन एम्पायर हो, चाहे वो इटालियन एम्पायर हो। और लोगों ने रेवोल्यूशन करके क्या किया, इस एम्पायर से चेंज कर दिया पूरे यूरोप को, किस कंसेप्ट में? नेशन स्टेट में। आप अगर इतना समझ जाएंगे ना, तो ये समझ लीजिए कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं फर्दर हेडिंग्स को पढ़ के। तो दोस्तों, ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको आई होप समझ में आ गई होगी। यहाँ तक बात करते हैं इस पूरे पैराग्राफ की, जिस पूरे पैराग्राफ को आप गो थ्रू जब करते हैं अपनी एनसीईआरटी बुक्स में, तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं बताया, बस ये बताया हुआ कि जैसे हंगरी एक कंट्री थी, तो यहाँ की पॉपुलेशन की बताई हुई कि यहाँ की पॉपुलेशन कौन सी लैंग्वेज बोलती थी। ऐसे ही आपके लिए बताया हुआ है कि जैसे स्लोवेंस थे कर्नोलिया वाले एरियाज़ में, तो ये लोग क्या लैंग्वेज बोलते हैं। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोगों की लैंग्वेज स्पीकिंग बताई हुई है। ये इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेट्स दी हुई हैं जो आपको रिमेंबर करनी है, जो आपको याद रखना है फॉर योर एग्जामिनेशन। तो जैसे फॉर एग्जांपल कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर क्या है कि नेपोलियन ने इटली पर इन्वेड कब किया, तो 1797 में। 1814-15 में क्या होता है? फॉल ऑफ नेपोलियन होता है, वियना पीस सेटलमेंट होता है।
1821 में ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यानी कि ग्रीस के लोग क्या करते हैं, स्ट्रगल शुरू करते हैं इंडिपेंडेंस के लिए फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर। 1848 में क्या होता है, रेवोल्यूशंस होते हैं यूरोप के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, ओके। और इन रेवोल्यूशंस में बेसिकली जो लिबरल क्लास है, यानी कि हम बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो गए, पीजेंट्स हो गए, आर्टिशंस हो गए, ये सारे लोग रिवोल्ट करते हैं। जो मिडिल क्लास है बेसिकली, जिसको हम लिबरल क्लास बोल सकते हैं, वो लोग डिमांड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की अपने अपने देशों में, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की, जैसे कि इटली हो गया, जर्मनी हो गया, मैगयार्स हो गया, पोलैंड हो गया, ये सारे लोग डिमांड करते हैं और चाहते हैं वो नेशन स्टेट क्रिएट हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर 2 डेट और हैं, एक यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और एक यूनिफिकेशन ऑफ इटली से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर लीजिएगा। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछा हुआ है कि नेशनलिज्म का जो आइडिया है, नेशन स्टेट का जो आइडिया इमर्ज कैसे हुआ। तो ऑब्वियसली दोस्तों, किसी भी आइडिया को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी जिसके वजह से ये आइडिया इमर्ज हुए, ऐसी क्या कंडीशंस थी उस समय की यूरोपियन सोसाइटी में, सो दैट इन आइडियाज़ को इमर्ज होना पड़ा, इन आइडियाज़ को जन्म लेना पड़ा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा अगर आप 2.1 को ठीक से पढ़ते हैं कि ऐसी किस तरह के बोल सकते हैं हम लोग चीज़ें हो रही थी यूरोप में, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक टाइम पीरियड आकर, एक बोल सकते हैं टाइम में उनके अंदर एक रेवोल्यूशन, एक नेशनलिज्म का आइडिया इमर्ज होता है और वो पूरे यूरोप को बदल देते हैं। तो देख सकते हैं आप 2.1 हेडिंग है, हेडिंग का नाम क्या है, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अब आप समझिए इस बात को कि जो यूरोप है, इसमें मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले बहुत सारी कंट्रीज़ थी, जैसे जर्मनी हो गया, इटली हो गया, तो ये सब कंट्रीज़ आज हैं, उस टाइम पर ये क्या थे, एम्पायर्स थे। तो दोस्तों, हम सोसाइटी की बात करें, बहुत सारे लोग होते हैं सोसाइटी में, तो उस सेंस को आपको समझना है कि सोसाइटी में क्या होता था उस समय यूरोप में। जैसे हम फ्रांस की बात कर सकते हैं, आप एग्जांपल रख सकते हैं अपने माइंड में जर्मनी का, इटली का। तो आपके लिए बेसिकली क्या बताया हुआ है कि सोशली और पॉलिटिकली जो लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स होते थे, ये लोग डोमिनेंट क्लास थी पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में। लैंडेड एरिस्टोक्रेसी का मतलब यहाँ पर साथियों ये है कि ज़मींदार हम बोल सकते हैं इसको हिंदी में, या फिर मैं अगर आपको थोड़ा सा कनेक्ट करूँ फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा उससे, तो वहाँ पर 3 स्टेट आपको दिए हुए थे, 3 स्टेट, जिसमें एक थी आपकी क्लर्जी, एक थी नोबिलिटी। तो जो सेकंड स्टेट है, ये लोगों के पास बहुत सारी ज़मीनें होती थी, दैट इज़ वाई दे वर कॉल्ड एज लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। अगर हम बात करें कि ये जो लैंड एरिस्टोक्रेट्स थे जिनके पास खूब ज़मीनें थीं और सोशली और पॉलिटिकली इनका कंट्रोल था उस समय सोसाइटी के अंदर, तो इस क्लास के लोग जो हैं यूनाइटेड थे, क्योंकि सीधी सी बात है यार, यदि आपके लिए लोगों के लिए, यदि लोगों को आपको परेशान करना है, यदि लोगों को रिच पर्सनस कहीं ना कहीं यदि लोगों को चाहते हैं कि वो कंट्रोल कर सकें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिच पर्सनस को क्या होना पड़ेगा, यूनाइटेड होना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये लोग बहुत ज़्यादा यूनाइटेड थे बाय ए कॉमन वे ऑफ लाइफ। अगर हम बात करें तो जो कंट्री साइड होता था उस समय यूरोप की, कंट्री साइड का मतलब होता है यूरोप के जो गांव होते थे, विलेज एरियाज़ होते थे, तो बेसिकली इन एरियाज़ में इन लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स की बहुत सारी ज़मीनें होती थी, यानी कि स्टेट्स हुआ करती थी। और अगर हम बात करें टाउन्स की, तो टाउन में इनके बड़े बड़े घर हुआ करते थे। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा मेरी बात को चेंज करूँगा, इनके घर नहीं हुआ करते थे, इनके महल हुआ करते थे, क्योंकि दोस्तों घर तो आपका और हमारा होता है। अगर हम बात करें कौन सी लैंग्वेज ये लोग बोलते थे, तो ये लोग बेसिकली फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे फॉर द डिप्लोमेसी पर्पस और सोसाइटी के अंदर। इनकी जो फैमिलीज़ थी उनमें मैरिज होती थी। तो मैरिज दोस्तों सिंपल सा कंसेप्ट है, जैसे हमारे यहाँ चलता है, अब तो खैर ये कंसेप्ट चेंज हो रहा है इंडिया में भी, लेकिन चलता था एक टाइम पर कि भाई सेम कास्ट में मैरिज होगी, ओके। तो वैसे ही इन लोगों की भी थिंकिंग थी कि भाई यदि कोई लैंडेड एरिस्टोक्रेट है, मतलब कोई ऐसा जिसके पास खूब ज़मीन है, बहुत सारी ज़मीन है, तो भाई उसके घर की शादी, उसके बेटे की शादी, उसकी बेटी की शादी भी ऐसे ही किसी नोबल के फैमिली में होना चाहिए, ओके। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको समझना है, जिससे आपको चैप्टर थोड़ा सा क्लियर हो सकता है, कि भाई जो ये एरिस्टोक्रेट्स की बात मैंने आपको बताई, अगर हम बात करें इनकी पॉपुलेशन की, तो ये लोग दोस्तों बहुत कम थे। लेकिन सोचो ना आप, इतने से होने के बावजूद भी, मुट्ठी भर होने के बावजूद भी, इन्होंने यूरोप के मिलियंस ऑफ पीपल्स को कंट्रोल रखा, सोशली और पॉलिटिकली डोमिनेंस बना के रखा। ऐसे इंडिया में हुआ, आपको पता है इंडिया में भी क्या हुआ, ब्रिटिशर्स जब हमारे देश में आए, तो आप भी जानते हो कि हमारी पॉपुलेशन उस टाइम पर 20 से 22 करोड़ के आसपास थी। लेकिन दोस्तों वो लोग कितने थे, वो लोग लाखों में थे और हम लोग करोड़ों में थे। फिर भी क्या हुआ, उन लोगों ने हमारे ऊपर 350 ईयर्स रूल किया।
तो इस तरह की चीज़ें दोस्तों जो है हर देश में हुई हैं, हर एक कॉन्टिनेंट में हुई हैं कि कुछ मुट्ठी भर लोगों ने, कुछ चुटकी भर लोगों ने क्या किया हुआ है, ज़्यादा पॉपुलेशन के ऊपर, आई मीन मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के ऊपर रूल किया है। अगर हम बात करें यूरोप में, उस समय यूरोपियन सोसाइटी में मेजॉरिटी में कौन लोग होते थे, तो ऑब्वियसली यार फिर से मैं आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन में लेकर जा रहा हूँ, यानी क्लास 9th में, जो थर्ड स्टेट था यानी कि पीजेंट्री ग्रुप, उस पीजेंट्री ग्रुप के लोग दोस्तों मेजॉरिटी हुआ करते थे। अगर हम बात करें यूरोप के वेस्टर्न पार्ट की, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो लैंड्स हुआ करती थी, ज़मीन हुआ करती थी, उनको कॉन्फर्म करता था टीनेट्स और स्मॉल ओनर्स। और ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में दोस्तों जो है इन ज़मीनों को कौन फार्मिंग करता था, सर्फ फार्म करते थे। अगर आप कंफ्यूज हैं सर्फ के मीनिंग में, टीनेट के मीनिंग में, तो आप सिंपल कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, मैं आपके लिए सारे वर्ड्स का मीनिंग टाइप करके भेज दूंगा। बात करें दोस्तों हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में लैंडेड एरिस्टोक्रेसी के बारे में, तो लिखा हुआ है वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ यूरोप। ओके, जो यूरोप का वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट था, इसमें दोस्तों ये सारे एक्टिविटीज़ होने के साथ साथ, यानी कि फार्मिंग होने के साथ साथ, लैंड एरिस्टोक्रेट्स होने के साथ साथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हो रही थी। ओके, तो उस सेंस में क्या हुआ साथियों कि टाउन्स ग्रो होने लगे, बिकॉज आप लोग समझते हो कि अगर कहीं पर भी इंडस्ट्री सेटअप होती है तो वहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ लाइक ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, जॉब बेस्ड अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। ओके, तो ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर आते हैं, सिटीज़ में आते हैं, ऐसे करके टाउन्स डेवलप हो जाते हैं। जो बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का कंसेप्ट है, इसको शुरू किया था इंग्लैंड ने। ओके, तो हम सिंपल समझ सकते हैं कि इंग्लैंड वॉज वन ऑफ द नेशन जिसने सबसे पहले दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन को शुरू किया। देन नेक्स्ट थिंग इज़, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में हो गया तो आप भी समझते हैं कि जब किसी पर्टिकुलर प्लेस पर कोई रिफॉर्म होता है, कोई चेंज होता है, तो वो इन्फॉर्मेशन उस रिफॉर्म की, उस चेंज की, वो अदर पार्ट्स में भी फैलती है। तो ऐसे ही साथियों इंग्लैंड में जब रेवोल्यूशन होता है, रेवोल्यूशन में जब मेरा मतलब है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यहाँ पर कन्फ्यूज़ मत होइएगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब इंग्लैंड में होता है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फ्रांस में, जर्मनी में, ये सब जगह भी फैल जाती है। और 19वीं सेंचुरी तक ये लोग भी अपने अपने एरियाज़ को, अपने अपने रीजन्स को वी कैन से इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लेते हैं। साथ में दोस्तों अब सीधी सी बात है यार कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, यानी कि नए नए फैक्ट्रीज़ आए, तो नए नए फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए क्या होगा, अलग अलग एरियाज से वर्कर्स आएंगे। कुछ वर्कर्स हो सकते हैं विलेज से बिलोंग करते हों, कुछ हो सकता है उसी टाउन से हों, और कुछ हो सकता है दूसरे कंट्रीज से भी आए हों। तो दोस्तों इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो ये ग्रुप है, जो ये ग्रुप क्रिएट हुआ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन का, इसमें दोस्तों वर्कर्स के साथ साथ इंडस्ट्रियलिस्ट भी होते थे, बिजनेसमैन होते थे, कुछ प्रोफेशनल्स भी होते थे। तो ऐसे करके हम बोल सकते हैं कि पूरा जो वेस्टर्न पार्ट है यूरोप का जो पूरा सेंट्रल पार्ट है, इन पूरे एरियाज़ में दोस्तों एक नई क्लास का ओरिजिन हुआ, और इसको हम बोलेंगे लिबरल क्लास। तो मतलब जो आपको आइडिया ऑफ लिबरलिज्म समझना है इस चैप्टर में, बिकॉज सी नेशनलिज्म, लिबरलिज्म ये सभी आइडियाज़ हैं, और ये आइडियाज़ आपस में कनेक्टेड भी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी समझना पड़ेंगी आगे बढ़ने से पहले। इसके बाद दोस्तों दी हुई हमारी 2.2 हेडिंग। 2.2 हेडिंग हमारी कि लिबरल नेशनलिज्म का मीनिंग क्या है। तो मैं आपको अभी 2 सेकंड पहले ही बताया लिबरलिज्म का बेसिकली वर्ड जो है कि वो यूज़ होगा, तो देख लीजिए 2.2 हेडिंग में ये वर्ड आपका यूज़ हो रहा है, लिबरल नेशनलिज्म। तो जैसे कि मैंने आपको बताया वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि नेशनल यूनिटी का जो आइडिया है, कब, इन द अर्ली 19th सेंचुरी, कहाँ पर, इन यूरोप। ये बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था किस आइडिया से, लिबरल आइडिया से। अब अगर आपको ये समझना है एग्ज़ाम के पर्पस, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या मीनिंग होता है लिबरलिज्म का, तो सिंपली आप इन लाइंस को अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं। यू विल बी अंडरस्टैंड कि क्या होता है मीनिंग लिबरलिज्म का। फ़िलहाल मैं आपको बहुत शॉर्ट में पढ़ के बता देता हूँ सो दैट आपको समझ में आ सके। देखिए अगर मैं सिंपल इस वर्ड के ओरिजिन की बात करूँ कि लिबरल जो वर्ड है वो ओरिजिनेट कैसे हुआ, सो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द जो वर्ड्स हैं वो लैटिन लैंग्वेज में अवेलेबल थे शुरू में, तो इसका मतलब होता है लिबर। ओके, लिबरलिज्म में जो लिबर वर्ड है ये जो है ये लैटिन वर्ड, और इसका मतलब होता है फ्री होना। ओके, और जहाँ पर भी ISM लग जाता है इसका मतलब होता है सिंपल कोई आइडिया, एनी आइडियोलॉजी। तो दोस्तों
जो न्यू मिडिल क्लास की मैंने बात आपको बताई हुई थी 10-15 सेकंड पहले प्रीवियस हेडिंग में, तो मैंने आपको समझाया था कि न्यू मिडिल क्लास मतलब एक ऐसी क्लास जो बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद बनी यूरोप में। तो दोस्तों ये लोग जिस आइडिया को सपोर्ट कर रहे थे वो आइडिया था लिबरल आइडिया। क्या मानते हैं लिबरल्स, क्या सोचते हैं लिबरल्स? उन लोगों का मानना था कि फ्रीडम मिलना चाहिए सबको, इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करता है लिबरल आइडिया कि भाई हर व्यक्ति आज़ाद है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, इसलिए लोगों की लाइफ में गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। दूसरा लिबरलिज्म आइडिया बात करता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं आपको बता भी चुका हूँ ऑलरेडी कि भाई यूरोप में ये पूरी लड़ाई इसलिए शुरू हुई क्योंकि जो मोनार्क्स होते थे यानी कि जो किंग्स होते थे वो लोग कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया इक्वलिटी बिफोर द लॉ इसको फॉलो नहीं करते थे, यानी कि उनके लिए कानून के नियम कुछ अलग होते थे और आम जनता के लिए अलग होते थे। तो दोस्तों लिबरल्स का मानना सिंपल था कि भाई इक्वलिटी बिफोर द लॉ होना चाहिए, यानी कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए। और थोड़ा सा अगर हम समझें इस आइडिया के बारे में तो यहाँ पर और मेंशन है दोस्तों कि पॉलिटिकली लिबरल्स का मानना था कि ऐसी गवर्नमेंट होना चाहिए किसी भी देश में जो कंसेंट के बेसिस पर फॉर्म हुई हो। कंसेंट का मीनिंग होता है भाई कि समझ पर, कंसेंट का मतलब होता है कि लोगों ने उस चीज़ के लिए हामी भरी हो, लोगों ने उसके लिए वोट किया हो, वोट नहीं किया हो तो लोगों ने सिंपल रेफरेंडम किया हो यानी कि अपना यस वोट दिया हो। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो भाई लिबरल्स इस आइडिया को मानते हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में लिबरलिज्म का जो आइडिया है वो दोस्तों इमर्ज हुआ था क्योंकि पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन ही कहीं ना कहीं लिबरल आइडिया पर बेस्ड है। वीडियो का आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर समझाना चाहूँगा जो यूजुअली मैं क्लासरूम में बताता हूँ कि लिबरलिज्म जो आइडिया है, ओके, इस आइडिया का दुश्मन है कंजर्वेटिज्म। ओके, यानी कि पूरे यूरोप में लड़ाई चल रही थी दो आइडियाज़ की उस टाइम पर, हम ऐसा बोल सकते हैं। एक आइडिया का नाम है लिबरल आइडिया, दूसरे का नाम है कंजर्वेटिव आइडिया। लिबरल्स का मीनिंग सिंपल सा यहाँ पर है, जो चाहते हैं सोसाइटी के अंदर, कंट्री के अंदर चेंज। क्या चाहते हैं लिबरल्स? चेंज। और कंजर्वेटिव का मीनिंग होता है जो सोसाइटी के अंदर क्या नहीं चाहते? चेंज नहीं चाहते। तो सिंपल हम यहाँ पर कंजर्वेटिज्म में क्या लिख सकते हैं? कंजर्वेटिव कौन होते हैं? दूज वांट नो चेंजेस इन द सोसाइटी। ओके, कहीं कहीं पर आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है चेंजेस चाहते हैं बट स्लोली और ग्रेजुअली, यानी कि धीरे धीरे। तो दोस्तों धीरे धीरे तो आप समझते ही हो। ओके, धीरे धीरे चेंजेस में तो यही हो सकता है कि पता चला भाई कोई भी नया चेंज करना हो सोसाइटी के अंदर तो मोनार्क पता चलता था कि 50-50 साल ही चेंज नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ। तो लिबरलिज्म का मीनिंग आपको समझ में आया होगा कि ये लोग बेसिकली कंसेंट बेस्ड गवर्नमेंट की बात करते हैं, पहला पॉइंट हो सकता है। ये लोग बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। ओके, तीसरा इन लोगों का मानना है कि जो फ्रीडम है वो सभी लोगों के पास होना चाहिए, मतलब इंडिविजुअल फ्रीडम की ये लोग डिमांड करते हैं। आगे हम लोग बात करें तो जो लिबरल आइडिया उस टाइम पे इमर्ज हुआ, उस आइडिया में कुछ प्रॉब्लम्स थी छोटी मोटी, और प्रॉब्लम्स में पहली प्रॉब्लम ये थी कि ये लोग यूनिवर्सल सफरेज को सपोर्ट नहीं करते थे। अब ये कैसे आप याद रख सकते हैं? तो इसके लिए आप याद रख सकते हैं, मैं फिर से आपके लिए 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर पर लेकर जाऊंगा। चैप्टर का नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उसमें आपने पढ़ा होगा, दिया आपने थोड़ा सा भी 9th क्लास में पढ़ा है तो आपको याद होगा कि फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है जब फ्रांस में लुई 16 मान जाता है फ्रांस के लोगों की डिमांड, तो उस समय जो पॉलिटिकल सिस्टम क्रिएट होता है वो होता है एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन्स का। ओके, एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन्स का। तो आपने देखा होगा पैसिव सिटीजन्स में वो लोग आते थे जिनके पास वोटिंग राइट्स नहीं थे। तो मैं यहाँ पर आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि लिबरल आइडिया जब शुरू में आया तो वो उस आइडिया में सभी के लिए वोटिंग सिस्टम नहीं था। आगे जाकर उन्होंने अपने आइडिया को अपडेट किया और अब लिबरलिज्म ये बोलता है कि भाई वोटिंग फॉर ऑल, लेकिन उस टाइम पे ये नहीं बोलते थे। तो ये सब जो मैंने आपको बताया ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर कि यू विल रिकॉल दैट इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस। ओके, जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था लिबरल डेमोक्रेसी का, इसमें जो राइट टू वोट है, ओके, वो दिया गया था किसको? बेसिकली प्रॉपर्टी ओनिंग क्लास को। ऐसे लोग जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी और सारे विमेंस एक्सक्लूडेड थे
पॉलिटिकल राइट्स यानी कि वोटिंग राइट्स से। उसके बाद में फिर थोड़ा सा फ्रांस की स्टोरी यहाँ पर उन्होंने शुरू कर दी इस पैराग्राफ में, तो जो जैकोबिन्स गवर्नमेंट आई जिसका हेड था रोबेस्पियर, उस पर्सन ने लोगों को थोड़ा सा वोटिंग राइट्स दिए थे कुछ समय तक, लेकिन नेपोलियन के आने के बाद, क्योंकि नेपोलियन के बाद किसने रूल किया, जैकोबिन ने किया, क्योंकि जैकोबिन्स के बाद रूल किसने किया, नेपोलियन ने किया। तो थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर जो है चेंजेस किए नेपोलियन ने, मतलब वापस वही सिस्टम लेकर आया कि वुमेंस को हम वोटिंग राइट्स नहीं देंगे। लेकिन नेपोलियन की बहुत सारी बातें अच्छी थी जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए कहीं ना कहीं लोग उसको राजा मानते हुए भी, उसको डिक्टेटर मानते हुए भी उसके रूल में क्या थे, खुश थे। लास्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ साथ ही, उसके बाद हम वीडियो को फिनिश करेंगे यहीं पर। इकोनॉमिक स्फीयर की बात करूँ, लिबरलिज्म, मतलब लिबरलिज्म इकोनॉमिकली क्या बोलता है, लिबरल आइडिया इकोनॉमिकली क्या बोलता है। तो लिबरलिज्म दोस्तों इकोनॉमिकली बात करता है फ्रीडम ऑफ मार्केट की। दूसरा बात, ये फर्स्ट पॉइंट हो सकता है आपका। सेकंड बात करता है लिबरलिज्म एवोल्यूशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस की ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। यानी कि लिबरलिज्म बोलता है इकोनॉमिकली कि भाई जो स्टेट है, स्टेट का मतलब हो सकता है यहाँ पर गवर्नमेंट, ओके, यहाँ पर हो सकता है मीनिंग मोनार्क। तो लिबरलिज्म बोलता है इकोनॉमिकली कि जो मोनार्क है, जो गवर्नमेंट है, इसका रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए किस पर, गुड्स और कैपिटल के मूवमेंट पर। तो 19वीं सेंचुरी में दोस्तों जो मिडिल क्लास इमर्ज हुई, इस क्लास ने लिबरल आइडिया को बहुत सपोर्ट किया, और इसी आइडिया के वजह से बैक टू बैक चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे इटली हो, सभी जगह पर चेंजेस आते गए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपके लिए बताया कुछ इंपॉर्टेंट बातें अबाउट योर लिबरल नेशनलिज्म और अबाउट बेसिकली द एरिस्टोक्रेसी न्यू मिडिल क्लास। जो आगे की टॉपिक्स हैं उसको मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सो दैट वो समझ सकें अच्छे से चीज़ों को और अच्छे मार्क्स आपकी तरह ला सकें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।